मूवी का स्टार्ट यूरोप के एक छोटे से कंट्री इलेरिया से होता है, जहां रॉयल फैमिलीज के सिर्फ बड़े बच्चों को ही रॉयल प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि उनके सेकंड चाइल्ड्स को रॉयल प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं मिलता। जैसे इस वक्त की सेकंड रॉयल डॉटर सैम है और इसीलिए उसको कोई भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता, जबकि उसकी बड़ी बहन को हर वो चीज मिलती है जो वो चाहती है। उसकी बड़ी बहन को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। सैम हमेशा मुश्किल में रहती है, लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किलें तब हुई थी जब सैम के डैड यानी इलेरिया के किंग एक एयरक्राफ्ट में मारे गए थे, जिसके बाद क्वीन ने यानी सैम की मॉम ने अपने पूरे स्टेट को अपने अंडर ले लिया था। हमें पता चलता है कि सैम की बड़ी सिस्टर जो कि एक प्रिंसेस है, वो कुछ महीनों बाद 18 साल की होने वाली थी और उसके 18 साल की होते ही उसे क्वीन ऑफ द इलेरिया का ताज पहनाया जाना था, यानी उसके बाद वो अपनी मॉम की जगह इलेरिया की क्वीन बन जाएगी। जबकि सैम को तो कोई पूछता भी नहीं था। वो अपनी लाइफ किसी प्रिंसेस की तरह नहीं बल्कि एक आम बच्चे की तरह गुजार रही थी। उसने आम से बच्चों को अपना फ्रेंड बनाया हुआ था, जिनमें से एक माइक भी था और वो उनके साथ आराम से कहीं भी जा सकती थी। जैसा कि सारी बातों से आपको पता चला कि इलेरिया में शाही निजाम चलता था, यानी कि यहाँ पर हर चीज एक किंग के अंडर होती है और इस सिस्टम में सेकंड बॉर्न चाइल्ड को कुछ भी नहीं समझा जाता था, यानी दूसरे बच्चे को कुछ भी नहीं समझा जाता था। इसीलिए सैम इस निजाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और यही वजह थी कि वो सड़कों पर जाकर रॉक म्यूजिक बजाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वो इलेरिया के लोगों को यहाँ पर वोटिंग सिस्टम लाने के लिए एग्री कर रही थी और इसके साथ साथ सैम स्केटिंग भी करती थी और अभी अभी उसने स्केटिंग करते हुए गलती से एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसे जेल से रिलीज करवाकर उसकी मदर यानी कि क्वीन के पास लाया जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बड़े आराम से कह देती है कि लोग यहाँ की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन क्वीन ये कहकर उसकी बात को रद्द कर रही थी कि वो लोग सिर्फ माइनॉरिटी हैं जो कि इस चीज को पसंद नहीं करते, यानी इस सिस्टम को नापसंद करने वाले लोग बहुत कम हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें एक जेल दिखाई जाती है, जहां एक कैदी को एप्पल दिया जाता है और जब वो उस एप्पल को बाइट करता है तो उस एप्पल के अंदर से एक ट्रांसमीटर निकलता है। वो जैसे ही इस ट्रांसमीटर को अपनी एक सीक्रेट डिवाइस के अंदर लगाता है तो उसकी मदद से उसकी गर्दन पर लगा हुआ लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वो उस जेल से भी आजाद हो गया था। जिसके बाद हम दोबारा सैम को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड माइक के साथ एक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक सैम को अपने फ्रेंड माइक के मुंह से गार्लिक की स्मेल आने लगती है, जिससे सैम का फ्रेंड हैरान हो जाता है क्योंकि उसने गार्लिक फूड तो 2 दिन पहले लिया था। वो सैम से कोई बात करना चाह रहा था लेकिन सैम उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर की कुछ चीजें संभाल कर रखी होती हैं। वो उन चीजों को देखकर अपने फादर को याद कर रही थी। उसे वो टाइम याद आ रहा था जब वो और उसका फादर इकट्ठे टाइम स्पेंड किया करते थे। उसे आज भी याद है कि उसके डैड उसे स्नोफ्लिक्स कहते थे क्योंकि वो अपने डैड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। सीन दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आकर एक पार्टी पर शिफ्ट होता है। ये पार्टी प्रिंसेस के लिए यानी सैम की बड़ी बहन के लिए थी। सैम भी उसी पार्टी में थी लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसने माइक को किसी पार्टी में जाने का प्रॉमिस किया था। वो अपनी मॉम से झूठ बोलते हुए जल्दी से अपने आप को एक रॉक गर्ल में चेंज करते हुए अपने फ्रेंड से मिल जाती है, लेकिन अब पार्टी की लोकेशन पर जाते ही उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती क्योंकि उन दोनों के पास ही आईडी कार्ड्स नहीं थे। अचानक वो लोग कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग में अंदर जा रहे थे बैक डोर से और यहाँ सैम तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी से ही उनका डोर पास देख लेती है, लेकिन सैम को तो उस जगह कुछ भी नजर नहीं आया था और वो सैम की एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। सैम माइक की बातों को दोबारा इग्नोर करती है और दोबारा से वो दोनों पार्टी एंजॉय करने में मसरूफ हो जाते हैं। और अब यहाँ पार्टी के दौरान सैम को पार्टी के अंदर मौजूद सारे के सारे साउंड सुनाई देना शुरू हो गए थे। हाई म्यूजिक से लेकर किसी की हार्ट बीट तक का साउंड उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। इवन के वो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज भी सुन पा रही थी। वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे अब चक्कर आना शुरू हो गए थे और वो हर चीज को बंद कर देना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो जाकर वहाँ पार्टी में लगा फायर अलार्म बजा देती है, जिससे सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पार्टी बंद हो जाती है। और उसकी इस गलती की वजह से उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पर माइक उसे बताता है कि मुझे तो उस दिन से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, जब तुमने मेरे मुंह से 2 दिन पहले का खाया हुआ खाना स्मेल कर लिया था। उसके बाद इन लोगों को पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है, जहां
जहां अब उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद सैम को अपनी मॉम यानी कि क्वीन की तरफ से एक समर कैंप पर भेजा जा रहा था ताकि वो वहां जाकर अपने स्टडी गैप्स को फिल कर सके। जिसके बाद हमें दोबारा से वही कैदी दिखाया जाता है जो लास्ट सीन में जेल से भागा था। वो सीक्रेटली अपने एक आदमी को कॉल करता है और उसे सेब में ट्रांसमीटर छुपाने के लिए शाबाश देता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि असल में क्वीन ने ही उसे जेल में डलवाया था और वो अब क्वीन से बदला लेने की सोच रहा था। जिसके बाद दोबारा हम सैम को समर स्कूल में देख रहे थे जहाँ उसे अपने ही जैसी सेकंड बॉर्न रॉयल जनवरी मिलती है और उसके साथ और भी बहुत से सेकंड बॉर्न रॉयल्स थे। कुछ देर बाद यहाँ पर उनके समर टीचर आते हैं। प्रोफेसर उनको बताते हैं कि आप लोगों में से जितने भी यहाँ बैठे हैं सब के सब सेकंड बॉर्न रॉयल्स हैं, यानी रॉयल फैमिली के दूसरे बच्चे हैं और तुम सब के अंदर कुछ खास एबिलिटीज और सुपर पावर्स हैं और इन पावर्स के बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता। वो उनको बताते हैं कि ये समर स्कूल तुम्हें ट्रेन करने के लिए है तुम्हारी सीक्रेट सोसाइटी के लिए, जहाँ पर वो सब लोग मिलकर रहा करेंगे और इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्वीन ही असल में इस सोसाइटी की हेड है। ये बात सुनते ही सबसे पहले सैम शॉक हुई थी। वो बताती हैं कि इस सोसाइटी का मकसद ये है कि सेकंड बॉर्न रॉयल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम सब लोगों को अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए क्वीन और किंग को बचाना होता है। लेकिन उनके लिए एक बैड न्यूज ये थी कि अगर उन्होंने अपनी सुपर पावर्स का यूज नहीं किया या वो लोग ट्रेनिंग में फेल हो गए तो उनकी मेमोरीज खुद ब खुद रेज हो जाएंगी। उनको ये याद भी नहीं रहेगा कि उनके पास सुपर पावर्स थी। जिसके बाद उनको पहला टास्क दिया जाता है जहाँ पर बहुत से ब्लॉक्स थे और उनको एक पिरामिड तक जाना था। ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था जितना उनको लग रहा था, क्योंकि इस फैसिलिटी के अंदर लेजर गन्स लगी हुई थी। क्योंकि अगर कोई अपनी एक भी गलत मूव करता तो उसे लेजर गन से शूट कर दिया जाता है। लेकिन इस टास्क को करते करते आखिर उन लोगों को अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता चल गया था। यहाँ रेक्सोना अपनी सुपर पावर डिस्कवर करती है कि वो कभी भी इनविजिबल यानी गायब हो सकती थी, जबकि टूमा ने डिस्कवर किया था कि वो लोगों को पोजेस करके अपनी बात मनवा सकता है। जबकि सैम के पास ये सुपर पावर थी कि उसकी सारी की सारी सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, जैसे कि स्मेल करना, कोई चीज को सुनना। वो अपने एनवायरनमेंट को लोगों से ज्यादा जल्दी जज कर लिया करती थी। इस वजह से वो सबसे ज्यादा क्विक थी। जहाँ वो लोग अपना पहला टास्क तो हार चुके थे जिसके अंदर उन्होंने एक पिरामिड तक पहुँचना था, लेकिन बाहर आने पर बाकी बच्चों को भी अपनी एबिलिटीज का अंदाजा हो चुका था। जैसे जनवरी के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी टच करके कुछ देर के लिए उसकी सुपर पावर्स को अपना सकती थी और उनके पास बैठा दूसरा लड़का जिसका नाम मेटो है वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद अगले सीन में हम उन सबको एक खास तरह के यूनिफॉर्म में देखते हैं। प्रोफेसर हर बच्चे को उसकी सुपर पावर के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे थे। जहाँ सैम को एक ऐसी जगह भेज दिया गया था जहाँ पर डिफरेंट किस्म की नॉइज थी और वहाँ उसे अपनी हियरिंग सेंस को कंट्रोल करना था, यानी उसे यहाँ पर हर साउंड में से सिर्फ उसी साउंड को सुनना था जो उसके मतलब का था या फिर जिस पर वो फोकस करना चाहती थी। और टूमा के पास दूसरों को पोजेस करने की सुपर पावर थी और उसे यहाँ पर एक डॉग दिया गया था ताकि वो उससे बात करके उसको ट्रेनिंग दे। रक्सोना को बहुत ही हार्श वेदर में अपनी सुपर पावर को बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, यानी कोई भी सिचुएशन हो वो अपने आप को इनविजिबल बना सके, इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और दूसरी तरफ प्रिंस को इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जनवरी जिसके पास किसी दूसरे की सुपर पावर यूज करने की एबिलिटी थी उसे प्रोफेसर एक पूल में एक लड़की के साथ फेंक देते हैं और उस लड़की के पास पानी के अंदर सांस लेने की पावर थी। प्रोफेसर अब लंच टाइम पर भी उन सब लोगों को टेस्ट कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने सैम को पॉइजन वाला फूड दे दिया था ताकि वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हुए उस फूड को पहचान सके। इसके बाद हम सैम को उसकी मॉम के पास देखते हैं जो उसे अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एकेडमी के तकरीबन सभी स्टूडेंट्स अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने के मास्टर हो चुके थे, सिवाय रेक्सोना के जिसके पास इनविजिबल होने की सुपर पावर थी। जहाँ प्रोफेसर जब सैम का टेस्ट लेते हैं तो वो भी उस टेस्ट में पास हो जाती है, जहाँ एक ही टाइम में बहुत सारी ऑडियोज प्ले कर दी गई थी और उसने हर आवाज को ठीक से गेस किया था कि ये किसकी आवाज है और ये कहां से प्ले हो रही है। ये लड़का भी बीज को कंट्रोल करने का माहिर हो चुका था और दूसरे लड़के ने भी डॉग को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था और जनवरी भी पानी के अंदर बहुत अच्छे से सांस लेना सीख चुकी थी। क्योंकि अब सिर्फ रेक्सोना ही प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए प्रोफेसर उसे डराते हैं कि वो उसकी विदाउट मेकअप और ऐसे बिखरे हुए बालों में वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। लेकिन रेक्सोना किसी भी हाल में इतने बुरे तरीके से अपने फैंस के सामने
में नहीं जाना चाहती थी। अब इससे पहले कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती वो अचानक अपने आप को इनविजिबल कर लेती है, जिसका मतलब था कि अब उसने भी अपनी सुपर पावर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो लोग अब काफी हद तक ट्रेन हो चुके थे और उन्होंने अपनी सुपर पावर्स के अलावा भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली थी और अब रात के वक्त सारे बच्चे अपने रूम में सो रहे थे। सैम माइक के साथ मिलकर किसी कंसर्ट पर जाने का प्लान करती है और तभी प्रोफेसर उनके रूम में आते हैं और आकर उन्हें बताते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और उन लोगों को अपना पहला मिशन किसी ज्वेलरी को चोरी होने से बचाने का दिया गया था। वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और सैम सबसे पहले अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाती है कि चोर आखिर कहां से आ रहा है। वो लोग उस चोर का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये असल में जनवरी की कोच थी, लेकिन इनको असल में ट्रैप किया गया था और उनके वापस उस जगह पर आने तक वहाँ से ज्वेलरी चोरी हो चुकी होती है। यानी वो लोग उस ज्वेलरी को नहीं बचा पाए थे और वो लोग फेल हो गए थे। उनके प्रोफेसर उनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे और वो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग कैंसिल कर देते हैं, जहां सैम माइक को कॉल करके अपोलोजाइज करती है कि वो किसी कंसर्ट में नहीं आ सकती। अब क्योंकि उनका नेक्स्ट डे ट्रेनिंग से फ्री था इसलिए वो सब मिलकर किसी बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं, जहां सैम और जनवरी अब बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और सैम जनवरी को लेकर अपने पैलेस में जाती है, जहां वो उसे अपना स्टूडियो दिखाती है जो उसके फादर ने स्पेशली उसके लिए बनवाया था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर माइक आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है कि उसकी फ्रेंड अब उसके बगैर ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने ही लगते हैं कि अचानक वो कैदी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में जेल से भागते हुए देखा था वो उन दोनों लड़कियों पर अटैक कर देता है। वो एक हाथ से सैम को पकड़ता है और दूसरे हाथ से जनवरी का गला दबाते हुए उसको दीवार के साथ लगा देता है और फिर कुछ देर बाद आखिर ये दोनों अपने आप को उस कैदी से छुड़वाने में कामयाब हो गई थी। अब जाते जाते वो आदमी सैम को स्नोफ्लिक्स कहकर गया था, जिस नाम से हमेशा उसे उसके फादर ही बुलाया करते थे और अब इसे शक होता है कि शायद ये इसके फादर हैं, लेकिन वो तो असल में मर चुके हैं। इसलिए प्रोफेसर सैम को काम डाउन करते हैं, लेकिन सैम इनकी बात नहीं मानती और वो उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है और आखिरकार सैम इस आदमी को जंगल में पकड़ लेती है और यहाँ सैम को बचाने के लिए उसके प्रोफेसर भी आए थे। इसके प्रोफेसर अपने आप को बहुत सी कॉपीज में डिवाइड करते हुए सैम को बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। और यहाँ सैम की मॉम उस पर रिवील करती हैं कि जिस आदमी ने उससे स्नोफ्लिक्स कहा वो उसके अंकल हैं। इनको और किसी ने नहीं बल्कि इसकी मॉम ने ही कैद करवाया था, इसलिए कि इन्होंने सैम के डैड को मारा था। ये सब कुछ सुनने के बाद सैम अपने अंकल से मिलने की बात करती है और इनसे मिलने के बाद इसे यकीन हो जाता है कि वो सच में इसके अंकल हैं। वो इसे बताते हैं कि इनका इंटेंशन अपने भाई को मार कर उनकी सीट लेना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इनका मकसद इस शाही निजाम को खत्म करना था ताकि सब लोग बराबरी से रह सकें। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर के बदलने का बहुत इंतजार किया कि शायद इनकी सोच कभी बदल जाए, वो इस निजाम को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया। जिसके बाद सैम अपनी सिस्टर से मिलती है जो इसे बता रही थी कि मैं क्वीन बनते ही इस सिस्टम में चेंज लेकर आऊंगी। यहाँ पर सैम भी इन सब चीजों के लिए राजी थी। इसके साथ के सभी स्टूडेंट्स अपने आप को इस मिशन पर लगा देते हैं कि प्रिंसेस को क्वीन बनने की सेरेमनी की सारी सिक्योरिटी वो खुद करेंगे। रात में सैम अपने प्रोफेसर से भी मिलती है और उनसे भी माफी मांगती है क्योंकि इसने इनकी बात ना मानते हुए इन्हें भी खतरे में डाल दिया था। प्रोफेसर सैम को माफ कर देते हैं और प्रिंसेस की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि इस दुनिया के सारे रॉयल कपल्स इस सेरेमनी में आए हुए थे। इस सेरेमनी के अंदर टूमा रियलाइज करता है कि वो लोगों को कन्विंस करने की अपनी सुपर पावर यूज नहीं कर पा रहा, जबकि यहाँ पर रिवील होता है कि जनवरी ने असल में इसकी सुपर पावर्स को चोरी कर लिया था और वो इसकी सुपर पावर्स को यूज करते हुए एक गार्ड को कन्विंस करती है और सैम के अंकल को जेल से बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो शुरू से ही सैम के अंकल के साथ मिली हुई थी और इसी ने वो एप्पल वाली ट्रिक की थी जिसकी मदद से वो जेल से बाहर निकला। इसके बाद वो अपने बाकी साथियों के पास गई थी और उन्हें कन्विंस करते हुए इनको सेल तक ले आई थी और इन सबको इसने सैम के अंकल की जगह बंद कर दिया था। और जब इनको होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक सेल के अंदर बंद हो गए हैं और जो वहाँ पर नहीं है वो सिर्फ सैम ही है। इसलिए वो लड़का जो मक्खियों को कंट्रोल कर सकता था वो एक मक्खी के जरिए सैम को जनवरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है और वो अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए अपने अंकल को भी ट्रैक कर लेती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ पैलेस
पैलेस के अंदर अब फाइनली प्रिंसेस को क्वीन बनाने की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, जबकि यहाँ बाहर सैम के अंकल सारे रॉयल ब्लड लाइन्स को एक छोटी सी डिवाइस के जरिए मारने वाले थे, यानी कि सारे लोगों को और उनके बच्चों को मारने वाले थे। और इसके साथ सैम नोटिस करती है कि जनवरी भी इनके अंकल के साथ मिली हुई है। वो जल्दी से अपने फ्रेंड माइक के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि माइक सैम से नाराज था, इसलिए पहले वो इसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जब वो उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग जनवरी को ट्रैप करते हुए एक खास जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पर जनवरी ये एडमिट करती है कि वो ही असल में इसके अंकल के साथ मिली हुई थी, ताकि वो सैम की सिस्टर की जगह हुकूमत कर सके। ये बात सुनते ही माइक इसके सर पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक गिराता है, जिससे जनवरी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपने अंकल को रोकने वाली थी। वो सारे लोग मिलकर किसी न किसी तरह से इस आदमी को एक खास कमरे तक पहुंचाने में कामयाब हो ही जाते हैं, जहां पर इन लोगों ने इस आदमी की सुपर पावर्स को कमजोर करने के लिए एक छोटा सा जैमर लगाया हुआ था। इस आदमी के इस ट्रैप में फंसते ही माइक सैम की दी हुई इस छोटी सी डिवाइस को रीप्रोग्राम करता है, जिसके अंदर अब सैम के अंकल फंस चुके थे। दूसरी तरफ सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी थी और अब प्रिंसेस ऑफिशियली इलेरिया की क्वीन बन चुकी थी। इस मिशन के कंप्लीट होते ही आखिरकार सैम, रेक्सोना, मेटेल और टोमा को सीक्रेट सोसाइटी के अंदर शामिल कर ही लिया गया था, जहां इनके प्रोफेसर भी सेहतयाब होकर वापस आ गए थे। और यहाँ अब न्यू क्वीन को भी इस सोसाइटी के बारे में बताया गया। वो अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत प्राउड फील कर रही थी। अब वो प्रॉमिस करती है कि वो अपनी हुकूमत के अंदर रॉयल सिस्टम के साथ साथ पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर आएगी। और सैम असल में यही तो मूवी के स्टार्ट से ही चाहती थी, जिसके बाद हम इन चारों सेकंड बॉर्न रॉयल्स को अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर देखते हैं, जहां इन्हें बताया जाता है कि इनके साथ ट्रेनिंग लेने वाली जनवरी अब जेल से भाग चुकी है और उसने इन चारों को चैलेंज किया है कि अगर कोई इसे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। और अब वो लोग एक नए मिशन पर थे, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।